आप नीचे जो बैठे हुए हैं और वो जानते हैं मेरी कैपेबिलिटी, मेरी कैपेसिटी। अब उन पर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहते हैं। के लिए डॉक्टर साहब का कौन चीज का कमी हो गया? रुपया पैसा का कमी हो गया? अरे ना पास गए, एसपी के पास गए, ऐसा तकलीफ हुआ और गुप्ता जी ने कहा मैं छोड़ दिया। लेकिन मैं किसी चीज को नहीं छोड़ता। मैं आपको बता दूं, थक गए होंगे, थक जाता है ये आदमी का नेचर में है, उनका कसूर नहीं है। कोई भी आदमी थक जाएगा, कोई भी आदमी क्यों सुनेगा। लेकिन मैं सभी को बताना चाहता हूँ, हमारे जो यहाँ बैठे हुए भाव और आप लोग और सारे बिहार को, सारे देश को, कि मैं राजनीति में इलेक्शन लड़ने इसलिए आया हूँ कि मैं नेताओं को सिखलाना चाहता हूँ कि नेता लोग सीखो। अगर तुमने इतने साल में 76 साल में देश का विकास नहीं कर पाया तो इसका कारण हमारे जनता नहीं, आप हो, आप लोग हो। आप लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए ही खाली काम किया और अपने परिवार के लिए ही जिद्दा रखा। तो हम उस व्यवस्था को चेंज करने आए, हम सिस्टम को बदलने आए हैं। हम आपको बताना चाहते हैं अपने बारे में। आप लोग कितना जानते होंगे। मेरे माताजी पिताजी वो भी एक मजदूर थे, सर पर कोयला ढोते थे, उनका बेटा हूँ। उनका बेटा हो करके हमारे भाई लोग भी IPS बना, डॉक्टर बना और हमारे घर में सब पढ़े। इवन हमने अपने बच्चों को भी पढ़ाया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी आदमी, आप लोग एक बात जान ले दिमाग में, कि किसी भी घर का विकास, किसी भी आदमी का विकास, किसी भी परिवार का विकास, समाज का विकास, राज्य का विकास अगर होता है तो सिर्फ शिक्षा से होता है। और वही शिक्षा हमारे देश में खराब है। खराब इसलिए है कि गरीब के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं जहां मास्टर नहीं पढ़ा पाता है, और अमीर के बच्चे वहां पढ़ते हैं जहां मास्टर को आता है। तो एक सरकार की गलती है। जहां गरीब के बच्चे पढ़े वही भी अमीर के बच्चे पढ़े, और नहीं तो स्कूल बंद कर दे। हम इस व्यवस्था को बदलने आए, हम इस व्यवस्था को बदलने आए कि जहां SP और DM का बेटा बेटी पढ़ता है, जहां नेताओं का बेटा बेटी पढ़ता है, वहीं पर मेरे मजदूर के बेटा बेटी भी पढ़े। ये मेरी इच्छा है। इसी इच्छा को मैं पूरा करने आऊँ। मैं आप लोग के लिए नहीं आया, ये जान लीजिए आप। मैं अपने आत्मा के संतुष्टि के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी जो भी 20-25 साल है, अगर मैं उस परिवार को, जिस गरीब परिवार से मैं आया, अगर उस गरीब परिवार के बच्चों को पढ़ा लिखा सका, अगर उनको गरीबी से बाहर निकाल सका, तो मैं समझूंगा कि मेरे माँ बाप ने मुझे जो जन्म दिया वो सार्थक हो गया। इसी उद्देश्य से मैं आप लोग के बीच में आया हूँ। और मैं कोई आप लोग को झूठी वादा नहीं करता। मेरे बारे में आप दिल्ली में जाकर पूछिए, जहाँ मैं डायरेक्टर था, प्रिंसिपल था, मैंने वहाँ पर हार्ट सर्जरी होती है जिसमें गरीबों को पैसा लगता है। और जब मैं डायरेक्टर जनरल बना तो मैंने अपने कलम से मैंने कहा कि वहाँ पर 1 पैसे नहीं लगेंगे। और आज आप सफदरजंग जाएं, किसी को भी हार्ट की बीमारी हो, वहाँ पर आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो हम ये बताना चाहते हैं आप लोग को कि अगर एक डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन को फ्री कर सकता है तो सरकार कुछ भी कर सकती है। लेकिन हमारी भारत सरकार की सोच ऐसी नहीं है। अफसोस की बात है। तो भाई बहनों, आप लोग को ये कहने आया हूँ कि एक मौका दीजिए। आप अगर हमसे कोई अच्छा कैंडिडेट आ जाए, आप उसको वोट दे दीजिए। मैं नहीं कहता लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी को मत दीजिए, लेकिन अगर आपको हम में विश्वास है, अगर आप समझते हैं एक भी नेता, एक भी पार्टी बता दें जिसके पार्टी में हमसे कोई ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी हो, जिससे ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन किया हो। मैं अपने बारे में ये नहीं बोलना चाहता। आप हर पार्टी से पूछ लीजिए कि बताओ तुम्हारे पार्टी में कोई जगदीश प्रसाद जैसा पढ़ा लिखा शासन करने वाला आदमी है तो बताओ।
कोई भी बता दे। मैंने 22 साल तक शासन किया, 22 साल तक प्रिंसिपल रहा, मेडिकल कॉलेज का डायरेक्टर रहा और 8 साल तक डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस रहा। और मैं जानता हूँ कि मकई का दर्रा कैसा होता है, मड़ुआ का रोटी कैसा होता है। मुझे वो दर्द मालूम है गरीबों का, जिस गरीबी से मैं गुजरा हूँ। इसलिए मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ कि एक बार आप लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी को आप मौका दें। अभी हमें भारतीय जनता पार्टी को हर हालत में हटाना है। आप लोग सोचते होंगे कि डॉक्टर साहब अभी लड़ाई महागठबंधन और बीजेपी के बारे में, इंडिया और एनडीए। हमारी कोशिश रहेगी, हम इंडिया के साथ हैं, हम इंडिया के साथ हैं। अब इंडिया पर डिपेंड करता है कि हमें वो साथ लेता है कि नहीं, लेकिन मैं उसके साथ हूँ और जहाँ भी उसको जीतना होगा मैं उसको जिताने की कोशिश करूँगा। लेकिन मैं इंडिया के ये भी बताना चाहता हूँ कि एक बार हमें मौका दो। हम बताना चाहते हैं सारे नेताओं को कि काम कैसे हो सकता है अपने क्षेत्र में। और मैं आपको वादा करता हूँ कि पूरे बिहार में ही, पूरे हिंदुस्तान में जमुई 1 नंबर का डिस्ट्रिक्ट होगा, 1 नंबर का। चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या हमारे नौजवानों के लिए रोजगार का साधन हो। मैं इसी 3 काम करने के लिए आऊँ। यहाँ शिक्षा सुधारूंगा, यहाँ का स्वास्थ्य सुधारूंगा और अपने नौजवानों को कोशिश करूंगा कि किसी न किसी तरह का हर ब्लॉक में रोजगार का संभावना करूंगा, ताकि हमारे नौजवान अपने पैर पर खड़ा हो सके। यही वादा करके मैं आप लोगों के पास से जा रहा हूँ। और ये भी जान लीजिए, आप लोग को मेरे काम के लिए 5 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 5 साल तक नहीं, मेरी कहानी नहीं है। जो काम करना है 1 साल में, उसको 1 दिन में करो। तो 5 साल की जो काम है मैं आप लोगों को 1 साल में करके दूंगा। 1 साल में, 1 साल में। अभी इन्होंने कर दिया। उन लोगों को ये नहीं मालूम, अरे भाई मैं तो डॉक्टर हूं। मैं आप लोग से पूछता हूँ, मैं किसी को खून चढ़ाता हूँ, चाहे वो पंडित हो चाहे मुस्लिम हो। मुस्लिम का ब्लड पंडित में जाता है और पंडित का ब्लड मुस्लिम में जाता है। जब मुस्लिम के ब्लड से तुम्हारी जान बच जाती है तो फिर धर्म क्या होता है बताओ मुझे। हम तो डॉक्टर हैं, हम नहीं जानते धर्म क्या होता है। हम तो यही जानते हैं कि धर्म वही होता है अगर आप एक दूसरे को प्यार करें, उससे बड़ा धर्म दुनिया में कोई नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी, आप लोगों को बता दूं, भारतीय जनता पार्टी हमारे देश को गरीब करता जा रहा है। मैं पहली बात आप लोग से निवेदन करना चाहता हूं कि हमें भारतीय जनता पार्टी को बिहार से नहीं, जमुई से नहीं, पूरे देश से खदेड़ना है। ये बताना चाहता हूं आप लोग को। अगर ये भारतीय जनता पार्टी रह गई तो यहाँ पर लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र को करीब करीब उन्होंने खत्म कर दिया है। एक तरह से समझिए यहाँ पर एक तानाशाही आ गया है। मीडिया स्वतंत्र नहीं है, लोग स्वतंत्र नहीं है। हमारे प्रजातंत्र के जो आधार है, सीबीआई, ईडी, आईबी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एसआईसी, जितने हमारे इंस्टीट्यूशन है उसको इन्होंने अपने हाथ में अधिकार में कर लिया। और देश का जितने भी प्रधानमंत्री बने आज तक हमारे संपत्ति को बनाया, पब्लिक सेक्टर बनाया ताकि गरीब लोगों को उसमें नौकरी लग सके। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी इन 10 सालों में जो 70 सालों में बना, उस संपत्ति को बेचने में लगे हुए हैं। रेलवे बेच दिया, प्लेटफॉर्म बेच दिया, आपको नहीं मालूम इन्होंने रोड तक को बेच दिया है, कोल माइंस को बेच दिया है, एयरपोर्ट को बेच दिया, पोर्ट को बेच दिया। और बेचा किसको? अपने कुछ लोगों को जिनको ये चाहते हैं। और गरीब हमारा गरीब होता चला गया और अमीर को अमीर करता चला गया। भाई मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूंगा, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ कि मैं नेता नहीं, मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर में भी हार्ट सर्जन हूँ। मैं जानता हूँ कि जब तक मैं दवा से भी मरीज को नहीं ठीक करता, अगर कोई बीमारी है
तो उसकी सर्जरी को ठीक करता हूँ। मैं आप लोग से बोलना चाहता हूँ कि आप लोग एक मिनट के लिए चुप हो जाए। एक मिनट। सभी हमारे अतिथि, मैं आप लोग का अभिनंदन करता हूँ। हमारे श्रोतागण सभी को अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अभी गुप्ता जी ने बहुत बड़ी बात कह दी और यही बात जो गुप्ता जी बोले, इसी के कारण मैं हार्ट सर्जरी छोड़ करके आप लोग के बीच में आ गया। मैं बिहार में 50 साल के बाद आया हूँ। आज से 50 साल पहले मैं दिल्ली चला गया था पढ़ने के लिए, एम्स में। वही मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है। लेकिन मैं बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुआ। आप लोग सोच भी नहीं सकते, आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम लोग कहाँ से आए हैं। यही मैं अपने गरीब बहनों को, भाइयों को बताने आया हूँ कि गरीबी कोई कारण नहीं होता कि आपके बच्चे ना पढ़ें। गरीबी में भी आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अपने मन को ऊंचा रखिए, तभी बच्चे पढ़ पाएंगे, नहीं तो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया तो सबसे पहले मैं सिमुर तल्ला गया, क्योंकि लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा स्कूल बना हुआ है। लेकिन जब वहाँ गया, स्कूल तो अच्छा है, मास्टर अच्छे हैं, लेकिन वहाँ बिल्डिंग नहीं है। यानी इतने सालों के बाद, 13 साल के बाद भी यहाँ की सरकार ने वहाँ के बच्चों के लिए, जो सबसे कहा जाता है अच्छा स्कूल, कोई वहाँ पर बिल्डिंग नहीं है। और उसके बाद हम सारे बिहार घूमे। सिमुर तल्ला के बाद आपके जमुई में ही अम्बेडकर आवासीय विद्यालय है, जहाँ गरीब के बच्चे रहते हैं और पढ़ते हैं। वहाँ भी 18 मास्टर होना चाहिए और कोई मास्टर नहीं है। गुप्ता जी से मैं पूरी सहमत हूँ, क्योंकि मैं सभी अस्पतालों में गया, सारे जिले अस्पताल में गए, और किसी भी अस्पताल में मैंने नहीं देखा कि अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए, किसी का ब्रेन हेमरेज हो जाए, तो उसका कोई इलाज का संविधान नहीं है। तो आदमी जाएगा कहाँ? अब जिला अस्पताल में अगर नहीं इलाज हो सकता है, तो क्या सब दरभंगा, पटना पहुंच पाएगा? तो ये हालत है। और आज मैं दिल्ली में जब देखता हूँ, या बॉम्बे या चेन्नई, तो जितने मजदूर हैं वो ज़्यादातर हमारे, अगर 100 मजदूर काम कर रहे हैं तो उसमें से 40 मजदूर बिहार के हैं। आखिर क्यों? बिहार में ही क्यों मजदूरी पैदा होता है? यही देखने के लिए हम बिहार आए, सारा काम छोड़कर। मुझे लगा कि क्या बिहार में मजदूरी लोग पैदा करते हैं, पढ़ा लिखा आदमी नहीं होता, और किसी राज्य से दिल्ली में काम करने नहीं आता है, लेकिन बिहार से मजदूर लोग आ जाते हैं। तो ये पता चला मुझे कि यहाँ न पढ़ाई है न लिखाई है, और इतने सालों में यहाँ पर कुछ नहीं हो पाया। दूसरी तरफ आपको बता देता हूँ, जो आप लोग को नहीं मालूम है, ये जो भाजपा की सरकार है, जो 9-10 सालों से चला रही है, इसने तो देश को ही बेचना शुरू कर दिया, देश के संपत्ति को बेचना शुरू कर दिया। इसने हमारे लोगों को मनरेगा में जो काम मिलता था, उस काम को छीन लिया। उस मनरेगा में काम का पैसा बढ़ना चाहिए था, मनरेगा का पैसा क्या, काम ही बंद करवा दिया। तो ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे लोगों को, हमारे परिवार के लोगों को, गरीब को भिखमंगा बना दिया। अनाज दे करके उनको भिखमंगा बना दिया। अगर वो काम देते तो हमारे लोगों को 5 किलो अनाज के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ता। काम करते, अपने बच्चों को पढ़ाते, अच्छे कपड़े पहनते और अच्छे से रहते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है
कि इनको खाली खाने के लिए भीख दो और इनको ऐसा कर दो कि कल ये काम करने लायक न रहे। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि हम सारे जनता को धर्म के नाम पर बहकाते रहो। कभी राम मंदिर, कभी मथुरा का मंदिर, कभी काशी का मंदिर, उसी में घुमाते रहो और उसके नाम पर सारे हिंदुओं का वोट ले लो और मुसलमानों को अलग कर दो। इतना खतरनाक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। उसको ये नहीं मालूम कि हमारा देश बाबा साहब अम्बेडकर ने जब बनाया था, जब संविधान लिखा था, तो लिखा था हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। कोई भी धर्म हो, हिंदू, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म हो, सब भाई भाई होते हैं और सभी धर्म का मान्यता होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने देशी को नहीं बेचा, बल्कि देश में एक नफरत का भावना पैदा कर दिया। हम लोग के बीच में आज बाबू आए हुए हैं और इनकी चाह है कि आप लोगों के आपके क्षेत्र को सेवा करने का। हम भी आशीर्वाद इनको देते हैं। इनके बारे में मुझे मालूम हुआ, ऐसे तो राजनीतिक से ही कोसों दूर, आज जो भी राजनीतिक में आते हैं झूठ ही झूठ बोलते हैं, लेकिन ये चाह रहे हैं कि आप लोगों के बीच आकर के आप लोगों का सेवा करें। आज जो स्थिति सारे देश में है, बिहार में है, कहने की जरूरत नहीं है। जिस विभाग में जाइए, आज मैं जिला परिषद हूँ, मुझे 2 विभाग मिला है, स्वास्थ्य और शिक्षा, लेकिन ये 2 विभाग जो है हम सुधारने चले हैं, लेकिन ये विभाग हम ही को सुधार दिया। जहाँ भी कहीं जाते हैं, कहीं डॉक्टर समय पर नहीं आते हैं, सफाई के नाम पर रोज आप देख रहे हैं, खैरा तो मत कहिए, जब हमारे मुख्यालय जो हॉस्पिटल है, रोज डीएम, एसपी सब जाते हैं, लेकिन सुधार नाम की चीज नहीं है। उनका एक संगठन है, पब्लिक आजिज होकर के जब डॉक्टरों को पिटाई करता है तो उस पर केस किया जाता है, हड़ताल किया जाता है। आज प्रसव करने के लिए लोग जाते हैं तो वहाँ पैसा लिया जाता है 1500 रुपया, तब प्रसव यहाँ कराया जाता है खैरा के अस्पताल में। शिक्षा में 2-4 जगह मैं स्कूल का विजिट किया, समय पर शिक्षक जाते नहीं हैं। बहुत से ऐसे शिक्षक हैं अपना नाम तक लिखने नहीं जानते हैं। ऐसे ऐसे शिक्षक बहाल हो गए। आज आप लोगों के बीच में मैं जाता हूँ प्रशासन के पास, सब सुन लेता है। बहुत गरीब को लोग को जो है गरीबी रेखा के नीचे इंदिरा आवास का नंबर लगा हुआ है 2 साल से, लेकिन उसका आवास नहीं बन रहा है। बिचौलिया चारों तरफ घूम रहा है, कहता है 5000 रुपया दो तो तुम्हारा घर बनेगा, तुम्हारा आवास बनेगा। अभी बहुत सी समस्या आपके हैं। अभी देखिए खैरा कील बालूघाट में बिचौलिया, आज कितना लड़का जो है, किसी घर का बेटा, किसी घर का बेटी डूब के मर गया। सरकारी मानक है 7 फीट तक आने का, लेकिन यहाँ के ठेकेदार 30 फीट 35 फीट खान दिया। आज बालू में जाता है नहाने के लिए, नदी में से सड़ा के पैर चला जाता है और मर जाता है। हमने काबिल के मुखिया, बानपुर के मुखिया डॉक्टर इब्रार साहब कहा कि जरा डीएम के पास चलना है। डीएम साहब के पास गए, उन्होंने कहा हम क्या करें, जो होता है सरकारी नियम उसी मुताबिक हो रहा है। सर मेरे साथ आप चल के तो देखिए कि कितना खुदाई हुआ है आपके नदी नाले में। तो जो भी आते हैं आपके बीच में सुनने वाला नहीं है।
जब तक आप एकत्रित होकर के अपना बढ़िया उम्मीदवार नहीं सुनेंगे तो आप इसी तरह भटकते रहिएगा। मैं देख रहा हूं सारे बिहार में अफसरशाही चरम सीमा पर है, कोई सुनने वाला नहीं है। आप जाते हैं कर्मचारी के यहाँ तो आपका खाता खसरा रहेगा 383 तो लीजा 382, मैंने ये कह करके पैसा लोग लूट रहा है। जब मैं अंचलाधिकारी से कहते हैं साहब ये गलती तो कर्मचारी का है, जनता को क्या है, इसको सुधार कीजिए, तो कहता जाइए एडीएम साहब के पास, जाइए डीसीएलआर के पास। चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है, जनता को कोई सुनने वाला नहीं है। हमको लगता है बेकार हम जिला परिषद के चुनाव लड़े, इसलिए हमको लड़ना ही, कोई सुनने वाला नहीं है। ये स्थिति हो गया सारे बिहार का। किस विभाग में जाए तो हम चाहते हैं आप ऐसे सुनिए सबको और सुनिए अपने मन को, ऐसे उम्मीदवार को चुनिए जो आपके दुख में सुख में एक बार फोन कीजिए, उठावे और जा करके काम आपका करा दे। दूसरी बात, और एक सामने थाना है, थाना में जाइएगा भैया तो मारने वाले से भी पैसा लिया जाता है, मार खाने वाला से भी लिया जाता है पैसा, दोनों तरफ से। किसको सुनाइएगा, कोई सुनने वाला नहीं है। इंसाफ नहीं मिलने वाला जब तक अपने हाथ में, जब तक नहीं ताकत बनाइएगा, संगठन नहीं बनाइएगा तो जनता को सुनने वाला नहीं है। कभी उधर जाइए, कभी इधर जाइए, कभी उधर जाइए, कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए सारे बिहार का स्थिति अफसरशाही से बढ़ा हुआ है, एकदम अफसरशाही। हम तो तंग आ गए हैं, अब तो बोलना भी छोड़ दिए कि कहीं कोई सुनता तो नहीं है। गए सिविल सर्जन को कहते कि आप खैरा के डॉक्टर को प्रभारी संभालिए, कि मनोहर बाबू हम इंक्वायरी खाक दीजिएगा, चोरवे को दे दीजिएगा उसको इंक्वायरी करने के लिए, तो क्या इंक्वायरी करेगा। तो ये स्थिति है सामने जगदीश बाबू, ये स्थिति बिहार का है, यहाँ समझने वाला मुश्किल है। आज खाली नेता आते हैं, बड़े बड़े लंबे चौड़े भाषण दे के चले जाते हैं, फिर जनता को घूर के कोई देखने वाला नहीं आता है। इसलिए यहाँ की जनता आप पर उम्मीद लगाए बैठा है, आप देखिए और जीत के जाइएगा तो जनता को भूलिएगा नहीं। क्या आज जो भी समय पर आते हैं वोट मांगते हैं, दुलार के पुकार कर वोट ले लेते हैं, लेकिन ये भूल के देखते नहीं है। आप अभी देखिए चिराग पासवान जी को जो वोट मिला किसके नाम पर, उनका अपना व्यक्तित्व तो नहीं था। आज किससे घिरे हुए हैं, आज उस चमचे के बीच में घिरे हुए रहते हैं, आम जनता को सुनते नहीं है। 3-4 को हॉस्पिटल की बात आया, जब हम फोन लगाते हैं हमसे आगे कहा चाचा बराबरी वोट दीजिए, जो आपका काम होगा हम करेंगे। 2-4 दिल्ली एम्स का हमको काम मिला यहाँ की जनता को, तो जब फोन करते हैं तो उठेबे करते हैं। अब किसको कहें, ये तो स्थिति है, उठाने वाला उनका कोई नहीं है। और जब सामने आएंगे तो कुछ लंबा गोल गप करेंगे। तो ये स्थिति है जनप्रतिनिधियों का। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसा चुनिए जो आपके दुख और सुख में सब साथ दे, समस्या का सॉल्व करे और अफसरशाही से लड़ाई लड़े। है तो बहुत सी सारी समस्या था, तो हम बोलना नहीं चाह रहे थे। निवेदन किए, मास्टर साहब हैं तो कहे कि ना थोड़ा दूसरा को बोलना है, तो भाई हम यही आपसे निवेदन करने आए हैं कि भाई आप लोगों के बीच में जनप्रतिनिधि होकर के यही चाहेंगे कि अपना सुजोग उम्मीदवार है देखिए और सबको सुनिए, अनिश्चित चुनिए अपने मन से जो आपको समय पर काम दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद